हेलो फ्रेंड्स, ये बुक शुरू की है ना मैंने, फैमिली विजडम, जिसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा, जिन्होंने द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी बुक लिखी है। इस बुक में राइटर अपनी फैमिली को किस तरह से हमें नर्चर करना चाहिए वो एक कहानी के फॉर्म में बता रहे हैं, जिसमें एक दो कैरेक्टर हैं, जूलियन और उसकी बहन है कैथरीन। कैसे कैथरीन के अंदर अवेकनिंग होती है, इस पार्ट में आज वाले में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी। द बेस्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। कैथरीन कहती है कि ज़्यादातर लोग ये जान नहीं पाते, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने असली लाइफ को मिस कर दिया। When we are young and have our whole lives ahead of us, we tend to put off living. हम ये सोचते रहते हैं, अगले साल मैं ये करूँगा, अगले साल मैं घूमने जाऊँगा, बच्चों के साथ टाइम बिताऊँगा, सनसेट देखूँगा, फ्रेंड्स बनाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। और इसी तरह से दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में और सालों में बदलते चले जाते हैं और लाइफ इज़ ओवर। सो पॉइंट है कि स्टॉप लिविंग योर लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ बाय डिज़ाइन। लिव योर लाइफ इन सच अ वे that even the undertaker cries at your funeral. हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं जो एग्जैक्ट निशाने पे लग जाती हैं, चाहे वो किसी दूर देश में हम छोड़ें। पर अक्सर हम जो सड़क पार कर रहे होते हैं उस समय हम अपने फ्रेंड्स को देखकर मुस्कुराते भी नहीं। टीवी देख सकते हैं पूरा दिन, पर अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाते। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि लाइफ का रियल मीनिंग या रियल खुशी कहाँ है, तब तक बहुत देर हो जाती है। पर कैथरीन कहती है कि थैंकफुली मेरी अवेकनिंग जल्दी ही हो गई। ये सुनिए अवेकनिंग कैसे हुई कैथरीन की। कैथरीन अपनी कहानी बताती है कि वो अपनी एक कॉन्फ्रेंस के लिए सैन फ्रांसिस्को जा रही थी अपने दो बिजनेस पार्टनर्स के साथ में। उन्होंने प्लेन बोर्ड किया। सडनली क्या होता है, कैप्टन की आवाज़ आती है। उसकी हल्की सी नींद लग गई थी अपने दोनों पार्टनर्स के साथ बात करते करते। कैप्टन कहता है कि अपनी सीट बेल्ट्स को ठीक से बांध लीजिए, मौसम खराब है, इसी वजह से फ्लाइट में थोड़ा डिस्टरबेंस है, टर्बुलेंस है। वो ये देख के बहुत डर जाती है और उसके पार्टनर्स भी दोनों डरे हुए थे। उसके पार्टनर ने कहा, कैथरीन, आई थिंक वी आर गोइंग टू क्रैश। कैथरीन कहती है कि वो बता नहीं सकती कि उन्होंने अगले कुछ मिनट कैसा फील किया। उस समय उसने आंखें बंद कर ली और वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी। उस समय वो एकदम पीस में थी और उस घटना को वो स्वीकार कर चुकी थी। उस समय वो अपनी इमेजिनेशन में अपने बेटे पॉटर का स्माइलिंग फेस इमेजिन कर रही थी और उसके जो पहले बोले हुए शब्द थे, जो पॉटर ने सबसे पहले बोले थे, वो याद कर रही थी। वो पॉटर के पहले कदम, पहले स्टेप याद कर रही थी। उसको अपने इमेजिनेशन में खेलते हुए देख रही थी। जॉन के साथ और अपनी बेटी सरिता के साथ वो खुद को इमेजिन कर रही थी, बिस्तर पर जंप करते हुए, नर्सरी राइम्स गाते हुए। वो इमेजिन कर रही थी एक बार वो अपने हस्बैंड के साथ कनाडा वेकेशंस के लिए गई थी। लेकिन सरप्राइजिंगली जब उसे पता था कि ये अब उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल हैं, ना ही वो खुद के बारे में सोच रही थी, ना ही बिजनेस के बारे में, ना ही पैसे के बारे में। और शायद यही सच्चाई है। आप अपनी मौत के समय उन चीज़ों को ज़्यादा याद करते हो जो कभी आपने बहुत छोटी समझी थी, अनइम्पॉर्टेंट समझी थी, और जो चीज़ें पूरी लाइफ आप बड़ी समझते रहते हो वो एक्चुअल में उस समय बहुत छोटी लगती हैं, अनइम्पॉर्टेंट लगती हैं। वही छोटी छोटी चीज़ें ऐसे आखिरी पलों में बड़ी लगती हैं और इम्पॉर्टेंट लगती हैं।
वो कहती है कि उस समय ना उसे ये याद आया कि उसकी कंपनी का प्रोजेक्ट क्या कैसा चल रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट है, ना उसे अपने न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में कवर पेज पे अपना फोटो याद आया। उस समय उसमें ये रिग्रेट हो रहा था, कैसे वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाई। उस समय उसे अपने फादर के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे। वो ठीक कहते थे कि चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, मरते समय तुम वो नहीं ले जा सकते। मरते समय सिर्फ तुम्हारी यादें तुम्हारे साथ जाती हैं। और वो उस समय यही सब सोच रही थी कि मेरी फैमिली कितना ज़्यादा मैटर करती है। आई केम टू द अल्टीमेट रियलाइजेशन, वो कहती है। जब उसे होश आता है तब वो एक हॉस्पिटल में थी। तब उसे रियलाइज होता है, ओ माय गॉड, वो बच गई है इस प्लेन क्रैश से। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे, वो ठंडी पड़ चुकी थी। उसमें उस समय इतनी ज़्यादा प्यास फील हो रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस शहर में है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी फैमिली को इस ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है या नहीं। उसे नहीं पता था कि उसके दोनों पार्टनर जिंदा हैं या नहीं। लेकिन उसे तभी रियलाइज हुआ, उसे शांति मिली, उसे उसके डर से राहत मिली, ये सोचकर कि वो अभी भी जिंदा है। फिर उसे लगा कि जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो जरूर होता है। हमारी परेशानियां कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आती हैं, कोई अच्छा सबक देती हैं, ताकि हम लाइफ में आगे जाकर और अच्छा कर सकें। वो एकदम समझ गई कि वो इस भयंकर एक्सीडेंट से बची है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। बट शी couldn't figure out what the reason was or what her lesson would be. अगली सुबह जब वो जागी तो उसके कानों में दो सुंदर सी स्वीट सी आवाजें सुनाई दी, पॉटर और सरिता की, जो उसके बच्चे थे। बच्चे कहते हैं, मॉम जागिए, वी लव यू। और वो ये बात बार बार बोलते जा रहे थे। जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने दोनों बच्चों और हस्बैंड को वहां पर खड़े हुए देखा और उनकी आंखों में आंसू थे। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उन्होंने कैथरीन को हग किया और वो सब रोने लगे। कैथरीन कहती है कि वो महीनों हॉस्पिटल में रही उस प्लेन क्रैश के बाद। कितने ही लोग उस प्लेन क्रैश में मारे गए, इवन उसके दोनों पार्टनर भी। वो उसके लिए सिर्फ पार्टनर ही नहीं थे, वो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड भी थे। हॉस्पिटल में उसका पति और उसके बच्चे उससे रोज मिलने आते थे। कैथरीन वहां पर एक बुक पढ़ने लगी, होप फॉर द फ्लावर्स। ये बुक उसको बहुत इंस्पिरेशनल लगी। उसे एहसास हुआ कि उसे जीने का दूसरा मौका मिला है। अब वो और ज्यादा समझदारी से जिएगी। ग्रेट लिविंग विद सिंपल लाइफ। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वहां पर व्हील चेयर पर कोई कॉरिडोर में बहुत तेजी से इधर से उधर घूम रहा है। पर जब उसने वहां देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा शायद उसे ऐसे ही सपना आया होगा। वो रूम में आती है तो रूम में उसको टेबल पर एक चीज रखी हुई मिलती है, गोल्ड मेटल की एक बटरफ्लाई। उस बटरफ्लाई को देखकर उसे याद आया कि ये इस तरह की बटरफ्लाई उसके फादर ने उसको और उसके भाई जूलियन को दी थी। द बटरफ्लाई वॉज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड ब्यूटी। उसके फादर फेडरल कोर्ट में जज बने थे, तब उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ये दी थी। वो कहती है कि मेरे फादर बहुत मेहनत से काम करते थे, तभी उन्होंने ये फेडरल कोर्ट के जज की पोजीशन पाई थी। वो बहुत ही अच्छे और लविंग और ऑनेस्ट इंसान थे।
अब वो सोचती है कि मेरी बटरफ्लाई तो घर पर है, जो उसके लिए बहुत ही बेशकीमती थी क्योंकि उसके फादर ने उसको दी थी। हालांकि उसके फादर अब नहीं रहे, इसीलिए वो उसको बहुत संभाल के रखती थी अपने पास घर पे। लेकिन मेरे भाई जूलियन ने, जिसको मेरे फादर ने दूसरी बटरफ्लाई दी थी, उसे याद नहीं है था कि उसके भाई ने उस बटरफ्लाई का क्या किया। शायद उसने बेच दी। उसका भाई जो जूलियन था वो बहुत ही ब्रिलियंट, टैलेंटेड, गुड लुकिंग बॉय था। जूलियन बहुत ही दिल का अच्छा था। उसने लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाए थे, बढ़िया घर, प्राइवेट जेट, और उसके पास एक उसकी रेड फरारी थी। द कार वॉज हिज जॉय, हिज पैशन। जूलियन की शादी एक बहुत ही शानदार लड़की से हुई थी और उन दोनों की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम एली था। पर एक दिन जब वो अपनी बेटी एली को उसके फ्रेंड के बर्थडे पर कहीं ले जा रहा था, तो अचानक दूसरी गाड़ी ने उसकी गाड़ी को स्मैश किया और उसी पल जूलियन की भी लाइफ बदल गई। जूलियन तो बच गया उस एक्सीडेंट में, पर उसकी बेटी एली उसके हाथों में ही मर गई। लाइफ में ऐसा ही होता है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, और ऐसे समय में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं उससे पता चलता है कि एक्चुअल में हम कैसे हैं। कैथरीन सोचती है कि ऐसे समय में जो उसका भाई था जूलियन, वो बहुत टूट गया था। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था, कम सोता था, बहुत ज़्यादा खाता था, वो फ़ोन पे भी किसी से बात नहीं करता था। कहते हैं एक ऑर्डिनरी आदमी और एक वॉरियर में यही अंतर होता है। वॉरियर जो होता है वो हर सर्कमस्टांस में, हर परिस्थिति में एक चैलेंज की तरह से उसको लेता है, और ऑर्डिनरी आदमी उसको या तो ब्लेसिंग समझता है या उसको एक कर्स समझता है। और जूलियन जो उसका भाई था, उसके जीवन में भी ये घटना उसके कर्स की तरह से उसने देखी, और उसने अपनी लाइफ से ही उसने जीना ही छोड़ दिया। उसकी पत्नी ने उसे इस स्थिति से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाया। तब उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश के बावजूद वह उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अकेला रहना चाहता था। एक दिन कैथरीन कहती है कि मैंने उसको देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो इतना हैंडसम था, लेकिन इस घटना के बाद वो एकदम बूढ़ा लगने लगा था, ओवरवेट हो गया था। और कुछ महीनों बाद कैथरीन को पता चला कि उसको बहुत मैसिव हार्ट अटैक भी आया है। तो इस तरह से वो हॉस्पिटल में रहा बहुत दिनों तक, पर उसने हर किसी से मिलने के लिए मना कर दिया था, इवन अपनी बहन कैथरीन से भी। और उसके बाद उसने अपनी लॉ प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी। उसने अपना प्राइवेट जेट भी बेच दिया था। उसके पास अपना एक प्राइवेट आइलैंड था, वो भी उसने बेच दिया, और अपनी रेड फरारी भी उसने बेच दी, जो उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, और फिर कैथरीन कहती है कि उसको अपने फ्रेंड से पता चला कि वो इंडिया चला गया है। वहाँ वो अपनी लाइफ का मकसद ढूंढना चाहता है। ना ही उसके का कोई फ़ोन नंबर था, ना ही कोई एड्रेस जिससे कि कोई उससे कांटेक्ट कर सके। नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कैसे जूलियन वापस आता है और अपनी बहन को फैमिली विजडम देता है।